आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। पुणे नासिक हाईवे पर वैन ने 17 महिलाओं को कुचला, 5 लोगों की मौके पर हुई मौत, 12 लोग गंभीर रूप से घायल। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी आज। पीएम मोदी ने 2019 में हुए पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को याद किया। सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक आज। कुछ ही देर में सीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। आज करनाल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, देंगे बड़ी सौगातें। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में चुनाव चौथी बार टला। मनोनीत पार्षदों को वोटिंग राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। पुलिस के सामने मां बेटी की जिंदा जलकर मौत का मामला। एसडीएम सुबह 44 पर हत्या का केस। बुलडोजर से गिराई आग से जलती झोपड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दिल्ली से खबर, जहां पर पुलवामा आतंकी हमले की बरसी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को याद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को किया याद। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों को याद किया। पुलवामा अटैक की बरसी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को याद किया, नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को किया याद, उन्हें किया नमन। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया है। लिखा है, रिमेंबरिंग आवर वल्वरस हीरोज हु वी लॉस्ट ऑन दिस डे इन पुलवामा अटैक। वी विल नेवर फॉरगेट देयर सुप्रीम सैक्रिफाइस। देयर करेज motivates us to build a strong and developed India। उन्होंने कहा कि हम आज के दिन को नहीं भूल सकते हैं जिन्हें हमने पुलवामा अटैक पे खोया था। हम उनके सेक्रीफाइस को नहीं भूल सकते हैं। उनका जो साहस है वो हमें मोटिवेट करता है। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली, यानी कि अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक होगी। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए यह कैबिनेट की बैठक काफी अहम है। कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। बजट सत्र को लेकर भी कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आज कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बजट सत्र को लेकर भी कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई अहम प्रस्तावों पर आज लग सकती है मुहर। और इसी खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। साथ ही साथ बजट सत्र के लिए भी कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो इस बैठक को लेकर? हम इससे पहले कि बजट पर चर्चा करें, कैबिनेट पर चर्चा करें, उससे बता दें कि हम ठीक 5 कालिदास मार्ग के पास में खड़े हैं। हम अपने कैमरामैन बलराम से कहेंगे कि वो आपका यहाँ का दृश्य दिखाएंगे। ये है पथ देख रहे हैं आप, लोहिया पथ है ये,
और उसके बाद में ये झरना देख रहे हैं, झरने के बाद में ये 5 कालिदास मार्ग है जहाँ पर कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। ज़्यादातर कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये कैबिनेट के मंत्री अब से थोड़ी देर बाद में ये कैबिनेट की बैठक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है क्योंकि इसमें कई अहम फैसले लिए जाने हैं। सबसे बड़ी बात करें गन्ना मूल्य निर्धारण को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल लगातार दबाव बना रहा है और किसान भी मांग कर रहे हैं कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। और चूंकि गन्ने के किसान उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में किसान सरकार भी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। इसको लेकर के एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा, उसको पारित भी किया जाएगा। क्या गन्ने का मूल्य बढ़ेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि अभी पिछले साल ही सरकार ने 25 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। ऐसे में क्या इस साल गन्ने का मूल्य बढ़ेगा? 3 सिंचाई सत्र निकल चुके हैं जो गन्ने की वो होती है और अभी तक उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब क्या सरकार आज इसको लेकर के कोई निर्णय लेगी, प्रस्ताव लाया जाएगा, क्या वो पारित होगा, गन्ने का क्या मूल्य बढ़ेगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। ये सबसे बड़ा यहाँ का आज का सवाल है। दूसरा बड़ा जो सबसे बड़ा प्रस्ताव होगा यशी वो ये होगा कि जो मिशन कौशल के तहत लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है, स्किल्ड लेबर बनाया जा रहा है, उसको लेकर के भी एक अहम प्रस्ताव लाया जा रहा है। 125 जो ITI हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। जो पहले की तरह ITI थी जिसमें टर्नर, फिटर और बाकी छोटी छोटी चीज नाई, इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, अब इनको थोड़ा अपग्रेड किया जा रहा है जिससे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से लोगों को एक्सपर्ट किया जा सके और उद्योग घराने उनको अपने यहाँ एक्सेप्ट कर सकें। इसको लेकर के जो प्रदेश में 125 ITIs हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। ये प्रस्ताव आएगा और उस पर मुहर लगेगी। ये हमारे पास खबर है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर है, चूँकि 20 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और विधानसभा के सत्र में हम जानते हैं कि ये दोनों सदनों का सत्र होगा, दोनों सदन का समवेत सत्र होगा जिसमें खुद राज्यपाल इसको संबोधित करेंगी। 22 तारीख को बजट आएगा, तो जो राज्यपाल इसको संबोधित करेंगी उनका संबोधन क्या होगा उसका मसौदा पूरा तैयार कर लिया गया है और उस मसौदे पर भी यहाँ चर्चा होगी। उसको बताया जाएगा कि राज्यपाल सरकार के कामकाज को कैसे सदन के समक्ष रखेंगी, दोनों सदन के समक्ष रखेंगी, उसका भी मसौदा आज यहाँ पर तैयार होगा। दूसरी बड़ी बात है कर्मचारियों को लेकर के है। कर्मचारियों की कुछ दिक्कतें हैं, कुछ विभागों में स्वास्थ्य विभाग की दिक्कतें हैं। उन विभागों के कर्मचारियों की दिक्कतों को देखते हुए एक प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव के तहत इन सबको कमियों को दूर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और तमाम प्रस्ताव हैं, उस पर भी कैबिनेट की आज मोहर लगेगी। तो ये तो थी कैबिनेट की बात। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, करीब 35 लाख के निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए, क्योंकि सारे मंत्रियों ने विदेशों का भी दौरा किया, अपने देश के अलग अलग राज्यों का भी दौरा किया और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने में सफल हुए। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये एक बड़ा इवेंट बन के रह गया है, उसको उस विपक्ष की इस दर्शन को कैसे समाप्त किया जाए, विपक्ष के इस आरोप को कैसे गलत साबित किया जाए और कैसे 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को ज़मीन पर उतारा जाए, इसको लेकर के आज मंत्रिपरिषद में बैठक होगी। मुख्यमंत्री इसको चेयर करेंगे और सारे लोगों अपने मंत्रियों को समझाएंगे कि कैसे इसको ज़मीन पर उतारना है। तो ये अपने आप में सबसे अहम बैठक होगी। पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। तो ये दोनों बैठकें बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। जैसी बिल्कुल प्रदीप जी, आपने यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई, किसानों से जुड़ी हुई भी और जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको लेकर भी बहुत सारे आज कैबिनेट में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो बजट पर आज बात हो सकती है, तो बजट कब शुरू होगा मैं ये भी जानना चाहूंगी। बजट सत्र की शुरुआत कब से होगी, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से, जैसे पहले इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, G20 का आज दूसरा दिन है, तो इसका भी देखिए खासा असर जो मुझे लगता है कि आगे पड़ेगा। देखो यशी, के न्यूज़ सबसे पहले अपने दर्शकों तक खबर पहुंचाता है। विधानसभा का सत्र, विधानमंडल का सत्र 20 तारीख से आहूत होगा। ये खबर हमने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी और वो बात सच हुई।
हमने कल दिन में ही बता दिया था कि आज कैबिनेट की बैठक होगी, 11 बजे बैठक होगी और उसमें क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे ये हमने अपने दर्शकों को पहले ही अवगत करा दिया था। उस खबर पर भी मोहर लगी और लगातार हम अपने दर्शकों को कोशिश करें कि उनको हम दर्शकों को आगे रखें, उनको अपडेट रखें, उनको एक एक चीज़ से रूबरू करवाते रहें। और बजट की अगर हम बात करें, 20 तारीख से बजट का सत्र शुरू होगा। पहले ये कहा जा रहा था 21 तारीख को बजट लाया जाएगा, लेकिन अब उसमें एक दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। 22 तारीख को बजट लाया जाएगा और ये बजट अब तक का हमेशा से जो पिछला बजट होता है वो बजट आगे थोड़ा बड़ा बजट ही होता है, क्योंकि पिछली बार 6.5 लाख करोड़ का बजट था। तो जाहिर सी बात है कि इस बार 50,000 करोड़ रुपए को और बढ़ाया जाएगा, यानी कि करीब 7-8-10% करीब बजट में बढ़ोतरी होगी और 7 लाख करोड़ का बजट ये होगा। ये अपने आप में लैंडमार्क काम है। जब सरकार बनी थी, तब भारतीय जनता पार्टी की जब 2017 में सरकार बनी थी, उस समय समाजवादी पार्टी जो बजट लाई थी वो करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का बजट था। तो अब करीब करीब दुगने के करीब ये पहुंचने जा रहा है। ये भी अलग बात है कि सरकार भी दूसरी सरकार है, योगी 2.0 की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि तो बजट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि हर साल 10% या 8% का बजट बढ़ता है। लेकिन लगातार बजट में बढ़ोतरी हो रही है। 50,000, एक और खबर अपने दर्शकों को बता दें, इस बार जो 50,000 करोड़ की नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। 50,000 करोड़ की नई योजनाओं का मतलब है कि 2024 पर फोकस करना। 2024 के हिसाब से कैसे लोगों तक राहत पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी योजनाएं उनका लाभ पहुंचाया जाए, नई योजनाएं बना करके जो लोग छूट गए हैं उनको उस नई योजना में शामिल किया जाए और उस नई योजना के तहत उनको भी अपने घेरे में लाया जाए, अपने भी एजेंडे में लाया जाए, जिससे कि 2024 का रण जीता जा सके। ये बात ठीक है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, खुशनुमा माहौल है, इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहे हैं, सब तरफ एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्ष भी कम तैयारी नहीं कर रहा है। जो विपक्ष पहले 2-3 महीने पहले चुनाव के निकलता था, उसने अब 1.5 साल पहले से ही तैयारी कर ली है। तो उत्तर प्रदेश का रण तो वाकई महाभीषण होने जा रहा है। जैसा कि हम अपने कार्यक्रम में भी लगातार लोगों को बताते हैं, अखिलेश यादव भी पूरे 74-75 जिलों में निकलने वाले हैं। वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और उसके अलावा कांग्रेस भी अपनी जो सीटें हैं उनको मजबूत कर रही है। बहुजन समाज पार्टी भी अपनी बैठकें लगातार कर रही है, वो चीज़ों को दुरुस्त कर रही है। तो रण बहुत ही भीषण होने वाला है। विपक्ष भी कहीं से कमज़ोर पड़ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2017 में अखिलेश को मात मिली थी, मात्र 47 विधायक आए थे, लेकिन उसके बाद 2022 में जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों को साथ में साधने की कोशिश किया और उसका फ़ायदा भी मिला और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 225 सीटें मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 125 सीटें मिल गई, यानी 111 तो समाजवादी पार्टी के पास आ गए। देखना होगा कि आज कौन कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगती है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए ये बैठक होगी। आज कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कानपुर देहात से खबर, जहां पर आग में जलकर मां बेटी की मौत के मामले में अवैध कब्जा हटाने के दौरान क्रूरता पर कार्रवाई। मेहता तहसील के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद हटाए गए हैं। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद के निलंबन की तैयारियां शुरू की गई हैं। आरोपी अनिल दीक्षित, अशोक दीक्षित पर भी केस दर्ज किया गया है। सीएम योगी ने कानपुर देहात की घटना पर सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम मेहता, रूरा थाना प्रभारी सहित कईयों पर केस दर्ज। करीब 3 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव के दबंगों पर भी दर्ज की गई है मामले की एफआईआर। आपको बता दें कि आग में जलकर मां बेटी की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जा हटाने के दौरान क्रूरता पर कार्रवाई। मेहता तहसील के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद हटा दिए गए हैं। करीब 3 दर्जन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
लखनऊ से खबर एक और बता देते हैं। आग में जलकर मां बेटी की मौत के मामले में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी प्रशासन की टीम के सामने ही मां बेटी ने आग लगाकर जान दे दी। तमाशबीन बना रहा पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आए कि क्या मानवीय संवेदनाओं को खो दिया है पुलिस प्रशासन ने। आग में जलकर मां बेटी की मौत के मामले में पुलिस प्रशासन पर उठे कई सवाल। तमाशबीन बना रहा पुलिस प्रशासन। योगी सरकार की जो बुलडोजर नीति है उसकी चपेट में आकर आज एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। कानपुर देहात में अतिक्रमण के नाम पर भारत के संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाया है योगी सरकार ने, आज उत्तर प्रदेश वैश्विक स्तर पर शर्मसार महसूस कर रहा है। अतिक्रमण के नाम पर, बुलडोजर नीति के नाम पर वाहवाही लूटने वाली सरकार इस तरीके से अंधी बहरी की है कि वो माँ बेटी की जलती लाश को भी नहीं समझ पाई। और इस देश के अंदर जिस कानून को बाबा साहब ने ताकत बना के दिया था, आज उस कानून का सहारा लिया जा रहा भय आतंक का माहौल बनाने में। अपनी वाहवाही लूटने से पहले योगी आदित्यनाथ जी को ये सोचना चाहिए कहीं उनकी सरकार मानवीय संवेदना को, भारतीय संविधान की मूल भावना की हत्या तो नहीं कर रही है। जी हां, तो प्रशासन पर कई सवाल यहां पर खड़े हुए हैं। प्रशासन ने क्या अपनी मानवीय संवेदनाओं को खो दिया? उनके सामने कैसे मां बेटी ने जलकर उनकी मौत हो गई है? इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। फिलहाल प्रशासन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त नजर आए। परिजनों को क्या कुछ कहना है पूरे मामले में, वो भी आपको सुना देते हैं। ये लोग आए, एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े बाबा दीक्षित, मतलब काफी लोग आए गाँव। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और बाकी तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में वो ड्यूटी करते हैं आर्मी में। एसडीएम लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आके सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम नहीं कर पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ सब गिरा के आगी लगा के मम्मी मिट्टी। इसके पहले आप डीएम तो मुख्यमंत्री जी के कहने, उन्होंने बाद में फोन भी आया कि आप जाइए घटना स्थल पर देखिए और हमें बताइए। घटना बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय होगा। देखिए, हम अभी मंडौली गांव में हैं, इस पे मेहता तहसील पे, और जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इसमें, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस पे, उस परिवार के इसको देखते हुए। और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी। और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। बताइए कितने बेरहम है वो लोग। किसको आरोपी मानती है? अशोक दीक्षित, उसका बेटा गौरव दीक्षित, उसकी नौकरी जाएगी। लेखपाल अशोक चौहान। आप लोगों ने डीएम से गुहार लगाई थी, क्या हुआ था? डीएम से गुहार लगाई थी, सुनिए ना, डीएम से गुहार लगाई थी, कुछ नो एक्शन। ऊपर से बहुत डांट के बढ़ा दिया कि इन लोगों को गरीब समझ के इनको दबाने लगे। ये गरीब आदमी है तो कहां से जाएगी? इनको गरीब समझ के मैं नाम से रिपोर्ट कर रहा हूं। आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर कुछ अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में
ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे, उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी इस मामले पर आया बयान। कानपुर देहात की घटना पर बोले ब्रजेश पाठक, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। किसी को झोपड़ी जलाने की अनुमति नहीं। कानपुर देहात की घटना पर बोले ब्रजेश पाठक, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक का बयान आया सामने। किसी की झोपड़ी जलाने का अधिकार नहीं। अधिकारी को झोपड़ी जलाने की अनुमति नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया सामने। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। जी हां, तो प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही जो है वो यहां पर सामने आई और प्रशासन की लापरवाही के चलते मां बेटी की मौत हो गई और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अमित पांडे जी, संवाददाता कानपुर देहात से। अमरीश सिंह गौर, प्रदेश सचिव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल शुक्ल वारसी, पूर्व सांसद बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अमित, शुरुआत आपसे करूंगी, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दूं, पूरी जनपद की जो टीम है वो मनोजी यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है। एकदम शांति पूरी तरह से लगा हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आलाधिकारी, बड़े आलाधिकारी मौके पर जी बिल्कुल। अगर हम बात करें तो लगातार अशोक दीक्षित और गौरव दीक्षित का भी नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि कई बार इन लोगों से बातचीत की गई, उसके बावजूद भी कोई किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बिल्कुल, देखिए कि कुछ दिन पहले ही कार्यालय अभी इनको समझा बुझा कर कहा जाता है, समझा बुझा कर वहाँ से भेज दिया गया था और ये कहा गया था कि आपकी जो जगह है जो है पूरी तरह से आपसे मिलेगी और उसके बाद फिर एक राजस्व की टीम पहुंचती है वहां पर जी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अमरीश गौर, प्रदेश सचिव कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल शुक्ल वारसी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल शुक्ल जी, आपका रुख करूंगी मैं इस पूरी घटना पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, घटना तो बहुत ही दुखद है और पहले 1 महीने पहले वहां पे एसडीएम ने कार्रवाई की थी, जिसको लेकर के पूरा परिवार डीएम के पास गुहार लगाने गया था जी। लेकिन डीएम कानपुर देहात ने इनकी बात न सुन करके उल्टे इनके खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए जी और सबको परेशान करने का काम किया। अब अभी ये तो वहाँ महोत्सव चल रहा था, लेकिन अंदर अंदर ये लोग क्या कर रहे थे, इसमें जो मेन सबसे ज्यादा गलत काम किया है वहाँ के लेखपाल ने, क्योंकि वो लेखपाल मिलिट्री से रिटायर होके आया है और वो
लेखपाल कम है और गुंडा ज़्यादा है। तो वो जो है जबरदस्ती विरोधियों से मिलके इनके ऊपर दबाव बना रहा था, और वही वो एसडीएम को सबको लेकर के गया, और कल ये दुखद घटना घट गई वहाँ पे। तो हम लोग तो रात में वहाँ पे थे, अभी सुबह ही लौट करके आए हैं, पूरी रात वहाँ रुके हैं। तो जो उन लोगों के परिवार की मांग थी कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, तो रात में ही सबके खिलाफ मुकदमे लिखे गए जो उन्होंने तहरीर दिया था, और उसमें गिरफ्तारी करने का अभी काम हो रहा है। लेखपाल को सस्पेंड किया गया है और एसडीएम को भी सस्पेंड करने के लिए शासन में पत्र भेज दिया गया है। तो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी थे, वहाँ के कमिश्नर और आईजी जोन और सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, वो भी रात भर रुके हैं। तो जो परिवार की मांगे थी उन सबको पूरा करने के लिए उन लोग लगे हुए हैं। उन लोगों ने कुछ कंपनसेशन की बात कही है, तो उसके लिए भी शासन स्तर पे बात हो रही है। कुछ न कुछ उनको कंपनसेशन दिया जाएगा और पूरी मदद की जाएगी। जो लोग दोषी हैं, क्योंकि सरकार तो संवेदनशील है और सरकार इस तरह की घटनाओं पे नजर रखे हुए, लेकिन अभी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जी जो जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है। पुरानी सरकारों की मानसिकता के हिसाब से अभी भी वो काम कर रहे हैं, अपने उससे बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से इस तरह की दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। पहले भी वहाँ पे अभी 1 महीने पहले पुलिस अभिरक्षा में एक लड़के की मौत हुई थी, उसमें भी कई थानों के दरोगा और सिपाही जेल में अभी भी हैं, जेल गए। तो यहाँ पे भी जो इन लोगों ने काम किया है, एसडीएम ने, लेखपाल ने और अन्य अधिकारियों ने, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख करके सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो सरकार जो है और हम सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी हर संभव हम लोग मदद करेंगे। ठीक है, मेरे बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर अनिल जी, लेकिन मैं आऊंगी, पहले और लोगों की भी बात सुन लेते हैं। मनोज यादव जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और सर्वप्रथम मैं जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार के खोए हुए व्यक्तियों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को इतना बड़ा दुख सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। हाँ। बीजेपी के नेता बैठे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, रटी रटाई वही भाषा बोल दी, जो मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा कि ये शायद मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये प्रशासन और सरकार का फेल्योर था। इसमें पूर्व सरकार को, पूर्व सरकार के द्वारा अधिकारियों को, अधिकारी किसी सरकार के थोड़ी नहीं होते, अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, जो सरकार होती है उसके तहत जो उनके आदेश होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, सांसद जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आदेश किसने दिया था कि जितना भी सिस्टम है अवैध वाला उस पर बुलडोजर चलेगा? और इन्होंने एक आर्मी के रिटायर्ड लेखपाल को गुंडा कहा है। मुझे बड़ा ताजुब होता है कि एक लेखपाल अगर कोई उचित कार्रवाई कर रहा था कि वहां पे अवैध है और अवैध को हटाया जाए और उसको वैध किया जाए, तो गुंडा कैसे हो गया? मैं ये नहीं समझ पाया। और अगर किसी ने आग लगा दी जी, तो आग लगाने वाला वो लेखपाल गुंडा था, एसडीएम गुंडा था, एसएचओ गुंडा था, कौन गुंडा था? ये जस्टिफाई बिना जांच के नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल, ना सांसद जी के द्वारा ना किसी के द्वारा, जब तक वो जांच ना हो जाए कि आग किसने लगाई, कैसे उन लोगों की मौत हुई। बीजेपी जो सांप जाने के बाद लकीर पीटती है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और बीजेपी को यह जवाब देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई गुंडा है तो वो व्यक्ति गुंडा है जिसने आदेश दिया है कि इनके घर पे बुलडोजर चलेगा। उस व्यक्ति का नाम भली बात सांसद जी को पता होगा, बीजेपी के नेताओं को पता होगा। मैं अपनी जिब्या खराब नहीं करना चाहता क्योंकि सुबह का वक्त है, ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए जिससे कि आपका दिन खराब हो जाए। यसी जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में बसे हिंदुओं को भारत में लाते हैं। ना अमित शाह अपने पिताजी की जमीन देते हैं, न योगी आदित्यनाथ और न मोदी जी अपने पिताजी की जमीन देते हैं।
सरकारी ही जमीन देते हैं उनके रहने के लिए। कहां से? मेरी बात पे ध्यान करिएगा और आपके दर्शक भी सुन ले। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू के इस सरकार के पास जगह है उनके निवास कराने के लिए, आवंटन करने के लिए। लेकिन इस देश में, इस देश की मिट्टी में दबे लोगों के पूर्वज, वो जो इस देश में रह रहे हैं, उनके लिए इस सरकार के पास इतना सा दिल नहीं है। जमीन की बात छोड़ो, अगर जमीन पे वो सरकारी जमीन पे काबिज थे, और मैंने बयान सुना है कि वो 150 साल से उनके पूर्वजों के कब्जे में वो जमीन थी, तो ये कौन होते हैं योगी आदित्यनाथ, कौन होते हैं बीजेपी की सरकार, और कौन होता है सीएम जो 150 साल से जिस जमीन जिसका कब्जा रहा हो, उस आदमी की जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर लगा के, और योगी सरकार के कारिंदों के द्वारा योगी के आदेश पे उनके यहां आग लगा दी गई। ये कोई पहली घटना तो है नहीं। कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की जाने गई, कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए, जिनका मकान गिरा। ये क्या बीजेपी के लोगों को पता नहीं है क्या? मैं सबसे बड़ा विरोध इस बात का करता हूं कि बीजेपी की सरकार असंवेदनशील सरकार है, और ना मुख्यमंत्री के अंदर संवेदना है, और ना ही इस सरकार के प्रशासन में बैठे अधिकारियों के अंदर संवेदना है। अभी मंत्री कह रही थी, उस विधायिका भी है वहां से, कह रही थी कि महिलाओं पे इतना बड़ा अत्याचार, मेरा महिला कल्याण मंत्री रहना बेकार है। मैं तो कह रहा हूं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो सब के सब उसी तालाब के मेढक हैं, उसी तालाब में उछल कदम कूद कर रहे हैं, और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। जिनकी जान गई है उनको 5 ठीक है। मनोज जी वापस आएंगे, और शिवपाल यादव का भी इस पूरे मसले पर ट्वीट है, क्या कुछ है दिखा देते हैं जरा दर्शकों को। मौके पर पुलिस खड़ी होकर तमाशा देखती रही। शिवपाल यादव का इस पूरे मामले पर आया बयान, जोश में प्रशासन आखिर अपना होश क्यों खो रहा है। शिवपाल यादव ने ये बयान दिया है कानपुर देहात मसले पर। उन्होंने कहा कि क्या महिला सशक्तिकरण की बात कागजी नीति है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कागजी नीति। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, और ये ट्वीट आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन के सामने ही मां बेटी ने आग लगाकर जान दे दी, और पुलिस तमाशा देखती रही। अतिक्रमण हटाने वाले व बुलडोजर के जोश में प्रशासन आखिर अपना होश क्यों खो रहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि क्या महिला सशक्तिकरण व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात केवल कागजी नीति है। ये ट्वीट शिवपाल सिंह यादव ने कानपुर में जो घटना हुई कानपुर देहात में, उस पर किया है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश जी का रुख करना चाहूंगी मैं। अमरीश जी माफ कीजिएगा, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ मैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? मैं ये घटना शर्मनाक और शमशान, मतलब इतनी ऐसी शर्मनाक घटना हो गई है। प्रशासन वहाँ आला कमान मौजूद था, आला जिले के सारे आला अधिकारी थे। इस तरह की घटना से मैं बहुत आहत हूँ, और ये घटना बहुत निंदनीय है। जहाँ एक तरफ भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ इनके सरकार में दिन दहाड़े माँ और बेटी को जला दिया जाता है। इससे बड़ी घटना तो कोई हो ही नहीं सकती है। भाजपा सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए योगी आदित्यनाथ जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और यहाँ पे मैं सुन रहा था, जो हमारे यहाँ की अकबर पुरनिया विधानसभा की विधायिका हैं और मंत्री भी हैं, और ऐसे विभाग की मंत्री हैं, कहना बड़ा खराब लग रहा है कि मंत्री होते हुए भी, और महिला विभाग की मंत्री होते हुए महिलाओं के साथ में आपकी विधानसभा में ऐसी घटना हो जाए, बहुत निंदनीय घटना है। इस घटना से पूरा जिला ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश आहत है। जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो वीडियो में देख रहा था कि किस तरीके से शासन प्रशासन ने बुलडोजर चला के उस झोपड़ी को गिरा दिया, और माँ बेटी दोनों उसी में जल के मर गए। निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है। इससे बड़ी घटना तो उत्तर प्रदेश में सरकार में हो ही नहीं सकती है। मैं इसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं, और दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मैं इसकी मांग करता हूं। और कम से कम 5 करोड़ का अनुदान पीड़ित परिवार को देना चाहिए, उनके भरण पोषण के लिए, उनके पालन पोषण के लिए।
इतनी शर्मनाक घटना में, चूंकि घटना स्थल पर मैं खुद जा भी रहा हूं, मैं देख रहा हूं किस तरीके से घटना स्थल पर जाने के लिए भी विपक्ष के लोगों को रोका जा रहा है। शासन प्रशासन गेट पे खड़ा होकर पूछ रहा, आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन हो, क्यों जा रहे हो। पीड़ित परिवार को मिलने तक के लिए हम लोगों को जाने के लिए रोका जा रहा है। इससे ज्यादा निंदनीय कोई चीज हो ही नहीं सकती है। पूरी तरीके से ये सरकार में जो ये बैठे हुए आला कमान जो अफसर लोग हैं, पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। जब आला अफसर बैठे ही इस तरह के लोग इस तरह के कृत्य घटना करेंगे तो आम जनमानस का क्या होगा। मैं बहुत बहुत शर्मनाक हूँ, शर्मसार हूँ इस घटना को लेकर के, और ये निंदनीय, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ पूरी तरीके से। ये गलत है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अमरीश जी, वापस आएंगे आपके पास। संजय सिंह का भी इस पूरे मामले पर ट्वीट आया है, क्या कुछ है दिखा देते हैं आपको। संजय सिंह ने किया ट्वीट, दिल्ली से खबर, आप सांसद संजय सिंह ने मामले पर ट्वीट किया है। कानपुर देहात की घटना को लेकर संजय सिंह ने किया ट्वीट। ब्राह्मण परिवार की झोपड़ी उजाड़ने बुलडोजर पहुंचा, संजय सिंह ने ये ट्वीट किया है। दुखी होकर मां बेटी ने खुद को आग लगा ली और उनकी मौत हो गई। कानपुर देहात की ये घटना, ये चीख, ये पुकार, ये मौत का मंजर, ये तालिबान नहीं, यूपी का कानपुर देहात है, जहां पर ब्राह्मण परिवार की झोपड़ी उजाड़ने पुलिस बल और बुलडोजर पहुंचा। दुखी होकर प्रमिला, उसकी बेटी नेहा ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। रोता हुआ बेटा बोला, मेरी मम्मी जल रही हैं, धिक्कार है योगी सरकार। संजय सिंह ने यह ट्वीट किया है। बहुत ही शर्मनाक ये घटना है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों का भी इस पर ट्वीट आ रहा है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सरकार को कहने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि मानवीय संवेदनाएं कितनी जरूरी हैं। ऐसे कृत्य जब निकलकर सामने आते हैं तो लगता है कि क्या मानवीय संवेदनाएं वाकई खत्म हो गई हैं। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाथरस में बेटी को रात में जला देने के बाद ये घटना, प्रशासन के सामने 2 लोग जलकर मर जाते हैं और पुलिस खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखती रहती है। ये कैसे संभव भी है, ये कैसे हो भी सकता है। हमारे सामने इस तरीके की चीजें हो तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, हम कुछ तो कोशिश करेंगे, और वहां पर सिर्फ तमाशा बनकर हम देख रहे हैं कि दो लोग जल रहे हैं और हम सिर्फ देख रहे हैं उन्हें जलता हुआ। अनिल जी जी क्या कहना है? देखिए, घटना तो बहुत ही दुखद है, लेकिन हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी बोल रहे थे, तो इनको भी पूरी घटना की वास्तविकता की जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग इसे यही सब काम करते रहे, इनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो अब ये क्या बोलेंगे और हमसे क्या बोलेंगे, है ना। तो अब ये तो केवल आरोप वाली बात कर रहे हैं। अनिल जी, मुझे बताइए, वास्तविकता कोई भी हो, किसी की जान से ज्यादा जरूरी कुछ हो सकता है क्या? कोई परिवार से मतलब है ना, उनके किसी दुख से मतलब है। ये जबरदस्ती की राजनीति करने की मतलब है। अगर इतने ही बड़े शुभचिंतक थे तो रात में वहाँ आना चाहिए था। मनोज जी, हम लोग तो सारे लोग वहाँ रात भर रहे। मनोज जी, हमारा केवल कहना ये है कि जो भी घटना वहाँ पे हुई है तो उसमें अभी ये तय नहीं हो पा रहा कि आग कैसे लगी है। और जो बुलडोजर की बात रही है, तो बुलडोजर जैसा वहाँ लोगों ने बताया कि जो बुलडोजर था वो जब आग लग गई छप्पर में तो वो बुलडोजर छप्पर को उठा के अनिल जी, अभी मुझे जो जानकारी मिली है कि सपा के जो आर्यनगर से विधायक है अमिताभ बाजपेयी, वो जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद आप उनसे पूछ रहे हैं मनोज यादव जी से कि आप क्यों, हम तो देर रात से वहां पर मौजूद हैं, आप क्यों नहीं पहुंचे? विपक्ष को पहुंचने दिया जा रहा है क्या? अभी अमरीश गौर जी भी यही बात कह रहे थे कि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। केवल जो है वहाँ के जो माहौल खराब करने के अलावा और क्या नहीं करेंगे। जब वहां पे जरूरत थी तब तो कोई नहीं गया। अब वो जो बुलडोजर की बात आ रही है, तो बुलडोजर तो इसलिए था कि छप्पर को उठा करके वो फेंक दे जिससे कि आग से उनको बचाया जा सके। लेकिन वो
हफरा तफरी में अंदर जनरेटर खड़ा था, तो जनरेटर भी पलट गया और उसमें डीजल वगैरह था, वो बहने की वजह से आग ने पूरी तेजी पकड़ ली, और जिसके वजह से उनको नहीं बचाया जा सका। वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं रूरा के, उन्होंने प्रयास किया, वो भी जल गए हैं। उनके पिताजी को भी चोट आई है। तो सारी जो वहाँ पे समय पे जो था उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी चूंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई की वहाँ जरूरत थी। ये निश्चित तौर से मैं खुद मान रहा हूँ कि ये प्रशासन की तरफ चूक हुई है, और जो वहाँ की डीएम है वो उसको मैनेज नहीं कर पाई, और मैं तो समझता हूँ शी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू होल्ड द डिस्ट्रिक्ट, तो दैट्स व्हाई दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड। जी मनोज जी जवाब दीजिए। ठीक है, रुकिए अनिल जी रुकिए अनिल जी, अनिल जी वापस आती हूँ मैं। मनोज जी के पास जब ये जिस लोग तरीके से बीजेपी अनर्गल प्रलाप करके एक मिनट भैया, मनोज भैया एक मिनट सुन लो एक मिनट मनोज भैया। तो जब ये वो अगर बीच में मत बोलिए भाई, हो गया आपका। अच्छा हो गया, रुक जाइए। हाँ अच्छा चलो ठीक। बीजेपी के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, आप बोलो, हम सुन रहे हैं। हाँ, बीजेपी के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि डीएम इज नॉट इन कंपेट नहीं करती, वहां पे रहने लायक नहीं है, तो विधायिका कितनी रहने लायक है जो चश्मा लगा के पिंक कलर का गई थी? पिंक कलर का चश्मा लगा के पिंक कलर की साड़ी पे विधायिका और मंत्री महोदया गई थी घटना पे। बड़ा मुझे आश्चर्यजनक लगा कि कोई महिला मंत्री इतने संवेदन वाले विषय पे, जहां दो महिलाओं की मौत हो जाए, वहां वो कौन से आई कांटेक्ट लगा के गई थी, आई चश्मा लगा के? मनोज जी आपको मैं बता दूं कि वो जो विधायक है ना, वो हमेशा इसी अटायर में रहती है। उनको आप जब भी देखेंगे वो ऐसे ही आपको नजर आएंगी। वो उनका अपना पर्सनल व्यू है, वो हमेशा आपको उतने ही मेकअप में, उतने ही वैसे ही कपड़ों में, पिंक उनका शायद फेवरेट कलर है, और पिंक शेड्स में आपको हमेशा वो नजर आएंगी। इसी को तो शर्मसार कहते हैं, इसी को तो कहते हैं बेशर्मी। अरे ये को बेशर्मी कहते हैं। आप वो तो किसी की मैयत भी हो जाएगी तो वैसे ही फैशन बना के चली जाएंगी। आप बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। ये बेवकूफी वाली बात है। क्यों आपको कोई रिश्ता है? क्यों किसी कार्यक्रम में जा रही थी अचानक? अरे सुनिए तो, आप बताइए ना, आप जा रही थी अचानक, आप बात ही नहीं सुन रहे हो। अरे चश्मा उतारने के लिए कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत इस तरह अटैक नहीं कर सकते। आप व्यक्तिगत हम कहते हैं कि आप जो लाल टोपी लगा के बैठे हो गुंडों की, लाल टोपी समाजवादियों की निशानी है। ये अच्छी बात क्या है? हमारी समाजवादी लोहिया जी की निशानी है। आप पढ़े लिखे हो? अरे तुमसे बड़े, आपसे बड़े लोहियावादी है भाई। आपसे बड़े लोहियावादी समाजवादियों की निशानी है। समाजवादी पार्टी के संविधान में लाल टोपी हैं। सुनो, आप टोपी का रंग बदलता नहीं है। बात ही नहीं समझ रहे। अमरीश जी ठीक है, मानो हमारा ये नहीं, किसी कार्यक्रम में आप मुद्दे की बात करिए ना। हाँ, आप शांत रहिए, बीच में आप मुझसे सवाल मत पूछिए। अचानक उनको पता लगा, सारे कार्यक्रम कैंसिल करके मौके छोड़िए। आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के भाई? आप अरे मेरी पत्नी है यार, क्यों नहीं? हाँ, इसीलिए मैं जानबूझ के कहलाना चाहता हूँ कि आपको बुरा इसलिए लग रहा है कि वो आपकी पत्नी है। अब फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपकी पत्नी के बारे में कोई टिप्पणी कर दे कि वो आई कांटेक्ट लगा के किसी घटना मरने वाले घरों को। अरे भाई किसी कार्यक्रम में जा रही थी। जिस सरकार के मंत्रियों को चश्मा उतारने की फुर्सत ना हो, उनका ये बेशर्मी का और भ्रष्टाचार का चश्मा कैसे उतरेगा? अरे यार, तुम जिस स्कूल पढ़ रहे हो उसका मैं हेडमास्टर है। चश्मा कैसे उतारेंगे जो एक फैशन वाला चश्मा नहीं उतार सकता? मनोज जी वो किस तरीके से गई, इस पर ध्यान ना दिया जाए तो अच्छा ही। वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है और अपना व्यक्तिगत तरीका है, जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती है। मनोज जी देखिए, ये हमारा विषय नहीं, विषय हमारा इस बात पर है कि भाई वहां के लोग क्या कर रहे थे। वहां की विधायक अगर इस बात को ये कह रही है, और अनिल जी मुझे अभी जानकारी हुई कि वो आपकी पत्नी है, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है, लेकिन मुझे आइडिया था कि वंशवाद का इससे बेहतर और एक बात और सुन लो। स्कूल में आप पढ़ रहे हो ना, पत्नी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलो बाबा। मनोज जी जिस स्कूल पढ़ रहे हो उसका हेडमास्टर रह चुका हूँ मैं। अरे हम वहाँ के हेडमास्टर के भी संस्थापक वाले हैं। आप कहाँ हैं? उम्र से मत तौलिए सांसद जी। अब एक ब्राह्मण अमरीश जी एक सेकंड रुकिएगा। मनोज जी, अनिल जी, अमरीश जी आपसे पूछताछ हो रही है यहाँ पर। आप घटना स्थल पर जाना चाहते हो और आपसे पूछताछ की जा रही है। अमरीश जी
हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रशासन ने मुझे रोक रखा है घटना स्थल पर जाने के लिए। मैं नीचे उतर रहा हूँ जी। ये देखिए प्रशासन सामने खड़ा हुआ है। मैं खुद जाना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे रोक रखा है प्रशासन ने। मैं विपक्ष में हूँ, मुझे जाने नहीं दे रहा। देखिए ये प्रशासन खड़ा है, देखिए आप देखिए हम लोगों को रोक रखा है। देखिए आप ये देख सकते हैं लाइव यहाँ पे हम लोग यहाँ पे खड़े, लोग जाने नहीं दे रहे हम लोगों को। अमरीश जी क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है, क्या कह रहे हैं? पूरी तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं प्रशासन यहाँ से, जाने नहीं दे रहे हम लोगों को। अमरीश जी से पूछे कि कितना गुंडागर्दी करेंगे और इनको शर्म नहीं आती है? इनके सामने 2 महिलाएं जलकर मर जाती है और यहाँ पर खड़े होकर ये आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं विपक्ष आवाज नहीं उठाता। वहाँ पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में किस तरह से शासन में गुंडागर्दी हो रही है। साक्षात मैं वहाँ पे स्वयं खड़ा हूँ। मैं प्रदेश का, मैं इस जिले का, मैं यहाँ पे चुनाव भी लड़ा हूँ, मैं प्रभारी हूँ इस जिले का, प्रदेश सचिव हूँ और जाने से विपक्ष को पूरी तरह रोका जा रहा है। देखिए शासन प्रशासन कैसे लगा हुआ है यहाँ पे। इनसे बात करिए कि क्यों रोक रहे हैं ये। अमरीश जी अगर इनसे बात संभव हो पाए तो प्लीज कर लीजिए। जी 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 जी, मैं वही कह रहा था। मैं घटना स्थल पर स्वयं गेट पे खड़ा हूँ। शासन प्रशासन विपक्ष को जाने नहीं दे रहा है, टोटल यहाँ पे रोक रहा है। और कितनी शर्मनाक घटना कि हम अपनी संवेदना व्यक्त करने भी नहीं जा सकते हैं। मतलब कि पीड़ित परिवार के पास में हम अपनी संवेदना व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक चीज है कि शासन प्रशासन इतना ज्यादा मतवाला हो गया है, इतना ज्यादा उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा तानाशाही तो मैंने आज तक किसी सरकार में नहीं देखी। सरकार तमाम आती जाती रहती है, लेकिन ये तानाशाही। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे? अनिल जी क्या कहना चाहेंगे? अभी आप आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष को कोई संवेदनाएं नहीं है, विपक्ष नहीं पहुंच रहा है और आप देखिए कि अमरीश जी जा रहे हैं, उनको प्रशासन रोक रहा है। अमिताभ वाजपेयी जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है आर्यनगर से, वो जा रहे थे, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। क्या तानाशाही है ये? और आप आरोप भी लगा रहे हैं यहाँ चैनल में बैठ के कि कोई जा नहीं रहा है। अरे जाने वाले को जाने तो दीजिए। आप देखिए जब वहाँ सारी कार्रवाई हो गई है तो अब वहाँ जा करके केवल माहौल खराब करने के लिए और क्या मिल नहीं सकता है क्या? माहौल खराब करना क्या है? दुखी परिवार से कोई मिल नहीं सकता है क्या? कौन सी परिभाषा करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? आप कौन सी परिभाषा करने की कोशिश कर रहे हैं भाई? वहाँ की स्थिति सामान्य हो जाए, घर में किसी की मिट्टी हो जाती है तो कोई उसके घर जाता नहीं है क्या? अरे भाई स्थिति सामान्य हो जाए फिर मिलिए। कोई वहाँ पे दंगा हो रहा है क्या? वालों के पास जाके उनके साथ हम खड़े भी नहीं सकते, उनके हम आप जाएं तो मतलब वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, विपक्ष चला जाए तो बुरा है। आप लोग कौन सी राजनीति की लाइनें लिख रहे हैं? कोई बुराई नहीं है। अमित जी ताजा अपडेट क्या है? अभी ताजा अपडेट क्या है अमित? जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन थोड़ा स्थिति सामान्य हो जाए फिर जाइए तो मिलिए। कैसे हमला जो है वो पूरी तरह से चारों तरफ घेरे हुए गांव को, अगर प्रशासन की बात करें तो चारों तरफ प्रशासन घेरे हुए है। किसी भी जो विपक्ष का नेता है उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अमरीश जी जैसा कि बता रहे हैं कि मौके पर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात की जा रही है प्रशासन के द्वारा। और अगर हम बात करें अभी यहाँ पर तो किसी भी तरह का कोई भी नेता जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सबको बाकायदा चेक करके पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं, तो इस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ गाँव के बाहर ही सबको रोक रही है। जी ठीक है अमरीश जी, यहाँ पर अनिल जी कह रहे हैं कि विपक्ष बरगलाने का काम करता है, इसलिए उन्हें जाने से रोका जा रहा है। शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि विपक्ष बरगला रहा है कि विपक्ष उनके सहानुभूति के लिए खड़ा हो रहा है। अगर विपक्ष किसी के दुख में जाता है तो ये क्या जाना गलत है? क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि विपक्ष या कोई भी किसी दुखी परिवार से मिल नहीं सकता है? ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई संविधान बना हो तो बताइए। मेरा तो केवल इतना था, मैं कोई राजनीति करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वहां पे एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है और घटना हुई सत्ता के लोगों के रहते हुए घटना हुई है, शासन प्रशासन के रहते हुए घटना हुई है और हम लोग जाके मिल भी नहीं सकते हैं। ये तो इससे बड़ी तानाशाही तो मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे कार्यकाल में आज तक कभी हुई होगी। ये तो बहुत ही सरासर परिवार के साथ नाइंसाफी हो रही है कि कोई उनसे मिल भी नहीं सकता। जैसा चाहेगा शासन वैसा करेगा, जैसा चाहेगा प्रशासन वैसा करेगा, जैसा विपक्ष के लोग चाहेंगे वैसा करेगा। क्या वहां पे हो रहा है उस परिवार के साथ में? क्या हम लोगों को इसका भी जानने का हक नहीं है? क्या परिवार को क्या न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अनिल जी जवाब दीजिए। कल से क्यों वहां पे रुका हुआ है? अनिल जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि हम लोग वहाँ पे रात भर रुके नहीं है। अगर ये जानने का अधिकार नहीं, अब भाई साहब सुन लीजिए, फैला रहे हैं और जाने के लिए और मिलने के लिए हम लोगों को मिल सकता है। और अगर आप कहेंगे कि अव्यवस्था है तो ये अव्यवस्था है फिर ये, लेकिन हम लोग जाएंगे। ठीक है अमरीश जी, एक मिनट अनिल जी को सुन लेते हैं। अनिल जी, अरे अमरीश भैया सुन तो लो,
जी जी ऐसा है कि हम लोग रात में ही पहुंच गए थे और इसके बाद उनके परिवार से पूछा गया आप क्या चाहते हो, तो जो उन्होंने तहरीर लिख के दिया है वही हूबहू तहरीर पे मुकदमा दर्ज हुआ। जो उन्होंने कंपनसेशन की बात करी है कि 5-5 करोड़ रुपया कंपनसेशन दोनों भाइयों को, और दोनों भाइयों को 5-5 बीघे जमीन, और साथ साथ में दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी, ये सब अनिल जी तो आज इन सब मिल रहा है। बातों का जो माँ बेटी एक जमीन की लड़ाई लड़ रही थी, आज आप उनको जमीन का टुकड़ा देने की बात कर रहे हैं जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। जान के बदले जमीन दी जा रही है क्या? अरे भाई, तो मैंने पहले कह दिया ना कि ये जिला स्तर पे इसका, जिलाधिकारी स्तर पे इसका फेल्योर है। मैं तो मान रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ। अगर जान के बदले जमीन दी जाती है तो माननीय मंत्री जी अपनी जान दे दे, मैं 10 बीघा जमीन अपनी दे दूंगा इनको। अरे तो कौन जान, तुम जान दे दो, हम तुम्हें 50 लाख रुपए दे देंगे, चलो तो यही बात सरकार में हो ही रहा है। यहाँ तो जान ली जा रही है, जान लेके पैसा देने का क्या मतलब है सरकार की? नहीं तो जैसे तुम अनिल जी मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है यहाँ पर कि जान के बदले जमीन दी जा रही है। यहाँ पर जान की कीमत पैसों से तौली जा रही है। और अमरीश जी, मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगी, तमाशा है क्या? उनसे, उनके घर वालों से पूछिए जिनकी बहन और बेटी होगी ये। तो फिर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं मनोज जी? देखिए एसी जी, अगर आज सरकार ये बात कह रही कि हम 5-5 बीघे जमीन उनकी मांग पे दे देंगे, तो एक छोटा सा टुकड़ा ही तो रहा होगा जिसपे 150 साल से उनका कब्जा था। सरकार के गुंडों को बैठ के इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। और मंत्री और विधायिका का तो सबसे बड़ा दायित्व है कि उनके क्षेत्र में जनता को कौन इतना प्रताड़ित कर रहा था। यही तो काम विधायकों का, सांसदों का होता है। और किसका काम होता है कि एक फोन पे जनता गुहार करती कि साहब देखिए हमको फला अधिकारी, फला प्रशासनिक अमला परेशान कर रहा है। आपने तब क्यों नहीं सुना? और आप सुन नहीं रहे और विपक्ष को दोषारोपण कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो सिर्फ इतनी मांग करूंगा कि जो जो उन्होंने मांग की वो पूरी हो और सख्त से सख्त कार्रवाई सब पे हो। जो कल्चर आपने डेवलप किया है, माफ करिएगा, कभी किसी मुसलमान के घर पे चलता है, कभी किसी यादव के घर पे चलता है, समय आ गया किसी दीक्षित के घर पे भी चल गया, जान भी चली गई। आप ये जातिवाद की बात कर रहे हो? अरे क्यों जातिवाद की बात कर रहे हो भैया? ये यार वार कहना टीवी पे छोड़ दीजिए। आप तो सांसद और मंत्री पति भी हैं। अच्छा चलो, नहीं यार, पूर्व सांसद है मनोज जी वो। यार वार कहना सब बंद करिए, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये अब ये जातिवाद तो 2014 में खत्म हो गया। फिर ये शब्द इस तरह के, ये कौन, किसको आप एसीजी बैठा रही हैं जो पूर्व सांसद होते हुए अबे अबे और ये इस तरह की बातें करता है? कौन व्यक्ति है भाई ये? इनको संस्कार का पाठ पढ़ाइए। अभी तो सुनिए अनिल जी, मुझे ये बताइए कि प्रशासन को कई बार कहा गया, प्रशासन को कई बार कंप्लेंट्स की जाती है, प्रशासन क्यों नहीं सुनता है? प्रशासन आखिर क्यों अपने कान बंद करके बैठा रहता है? और प्रशासन किसकी सुनता है? शासन की ना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि प्रशासनिक अमला जो है उसको कंट्रोल करने का वक्त आ गया है। प्रशासन की वजह से न जाने ऐसी कितनी घटनाएं सामने आती हैं और सरकार का नाम बदनाम होता है। देखिए, जो उनके परिवार की मांगे हैं उन सबको जो है सरकार उस पर विचार कर रही है और सारा उनके परिवार के हिसाब से काम कर रही है। अब ये लोग जबरदस्ती जो है जा करके माहौल खराब करना, राजनीति करना, दिल का ताड़ बनाना। जी मनोज जी, फटाफट दिल का ताड़ बनाना। ठीक है अनिल जी, देखिए कमी है वक्त की हमारे पास। मनोज जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात। कम शब्दों में मैं एक मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूरी अमला, पूरा योगी आदित्यनाथ सुन रहे होंगे। बीजेपी के जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं और इस प्रशासन में जितने अधिकारी हैं, सबके फार्म हाउस की जांच करा लीजिए। हजारों नहीं लाखों बीघे जमीन मिलेगी जो सरकारी भूमि पे इन्होंने अपने फार्म हाउस में कब्जे कर रखे हैं। अगर इन सांसद महोदय की सरकारी जमीन की भी जांच करानी है तो इनकी खितौनी से कह दो, लेखपाल जाके नंबरों की जांच कर ले। मैं कह रहा हूँ सैकड़ों बीघे जमीन मिल जाएगी इनकी जिन्होंने सरकारी जमीन कब्जा कर अमित जी कम शब्दों में लेटेस्ट अपडेट दीजिए। अमित जी कम शब्दों में लेटेस्ट अपडेट। ठीक है रुक जाइए, कम शब्दों में लेटेस्ट अपडेट दीजिए अमित जी। लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आलाधिकारी है, साफ तौर से एक बड़ी बात निकल के सामने आती है। अमित जी जरा उन विधायक का नाम भी बताइए जरा। जी, प्रतिभा शुक्ला। जी ठीक है, हाँ
जी, अभी कुछ दिन पहले ही परिवारजनों का आरोप है और हमारे न्यूज के माध्यम से खबर चलाई गई थी। अनिल जी, आप भी सुन लें, कुछ दिन पहले ही खबर चलाई गई थी कि वो जो परिवारजन थे वो डीएम ऑफिस के बाहर धरना दिए, पूरा परिवार लेकर गए थे और इसके बाद भी वहां एसडीएम ने उनको समझा बुझाकर, डीएम ने समझा बुझाकर भेज दिया था कि जाइए, कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप अपने घर में रहिए जाके। फिर ये अचानक से ऐसी कार्रवाई क्यों हुई उनके ऊपर? ये यहाँ के जो लोग हैं वो भी बिल्कुल। अमित जी देखिए, अब इसका जवाब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। कई लोगों को अब क्योंकि निलंबित भी किया गया, तो देखना होगा क्या होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। और बता दें आपको कि इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी संज्ञान लिया है। साथ ही साथ विपक्षी दलों की भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही, लेकिन मानवीय संवेदनाओं का यहाँ पर कत्ल किया गया है। ये घटना शर्मसार करती है कहीं ना कहीं कि मानवता जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से खत्म होती जा रही है और खासकर प्रशासन जो है उन्हें इस ओर ध्यान देना होगा। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे,